नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत दिनों के बाद मुझे कमेंट्स पे आया कि सर जितने सारे पीएसयू बैंक देखा है, सारे बैंक्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, अच्छा खासा लोअर लेवल से अपर लेवल तक आ चुके हैं। तो सेंट्रल बैंक अभी तक ऊपर आया क्यों नहीं? और सेंट्रल बैंक के ऊपर आपकी क्या राय है? तो देखिए सारे डिटेल्स में पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा क्योंकि पिछले दिन में करीबन 4% से जंप हुआ। तो सारे पीएसयू बैंक में पिछले दिन में पॉजिटिव डेटा था। तो आज के दिन में क्या हुआ आप देख सकते हैं। और मैं एक दिन की क्या परफॉर्मेंस हुआ उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूंगा कि कंपनी इतने दिनों से क्या कर रहा था, फ्यूचर में क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पे कोई 100% सियोरिटी है नहीं कि वो करेगा ही करके। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिस पॉइंट्स को देखकर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल हो सकता है। तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लेता हूँ। जैसे देखिए कंपनी के मार्केट कैप करीबन 36,000 करोड़ है। मुझे सबसे बेस्ट लगा इस कंपनी का वो है वैल्यूएशन। आप कहेंगे सर इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो तो ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 7.86 है और कंपनी का पी रेशियो 9.31 है। तो अगर एक बार मैं डिटेल्स में देखूं इस पी रेशियो को, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 24 के आसपास, और वहां से करेक्शन होकर वही लेवल में आया जो पहले कोविड में था। मतलब कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर है 14 और कंपनी का करेंटली पी रेशियो निकल कर है 9। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी सस्ते में चल रहा है। दूसरी बात दूसरी बात है कंपनी के ऊपर जो बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू और कंपनी का करंट प्राइस ओवरऑल दोनों सेम लेवल में है। जब भी किसी कंपनी के बुक वैल्यू और कंपनी का करंट प्राइस सेम लेवल में होते हैं तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं आर ओ सी एंड आर ओ को देखो, दोनों ही एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आर ओ ई देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। एनुअली इनकम के बारे में बात करूं, करीबन करीबन 3,900 करोड़ के आसपास एनुअली इनकम आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली इस कंपनी का डेप्थ जितना है, तो उस डेप्थ के बेसिस में क्या कंपनी खुद को मतलब अच्छा खासा ग्रोथ दे पा रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का कर्जा हर साल बढ़ना चाहिए। तो क्या कंपनी का कर्जा बढ़े? बिल्कुल बढ़ा, क्योंकि कंपनी देखिए हर साल खुद के कर्जे को बढ़ाते चले गए और इस बार कंपनी हाईएस्टली कर्जा लिया। उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व भी बढ़े और कंपनी के देखिए सॉरी माफी चाहता हूँ, कंपनी के रिजर्व जितना बढ़े उतना ही कंपनी का डिपॉजिट भी बढ़ा और उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़े। अभी क्वेश्चन ये है कि डिपॉजिट बढ़ा है तो इसमें तो कंपनी का क्या फायदा, मतलब बैंकिंग का क्या फायदा। देखिए डिपॉजिट जितना बढ़ेगा, मान के चलिए डिपॉजिट कहाँ से आते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी से और भी कुछ इंश्योरेंस से, इस तरीके से कैटेगरी से बैंक के हाथ में पैसा आता है। तो देखिए अगर एफडी से पैसा आया, मतलब एफडी के लोग पैसा जमा किए तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर लोग करंट अकाउंट में पैसा जमा करेगा तो उसमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। और जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट है, बैंक को मिनिमम 3 से 4% देना पड़ता है। तो सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है सेविंग और करंट अकाउंट में, जिसको कासा रेशियो कहा जाता है। तो कासा रेशियो ज्यादा है तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में यहाँ पे अच्छा खासा डिपॉजिट ली बढ़ा। तो डिपॉजिट बढ़ने के कारण कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इतना ज्यादा डिपॉजिट लेकर रखा है, कंपनी का ग्रोथ लेकर रखा है, तो क्या करे। तो देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। अभी देखिए प्रोमोटर धीरे धीरे करके खुद के स्टेक को कम कर रहे हैं और उसका स्टेक कौन खरीदारी कर रहा है, एक एफआईएस भी खरीदारी किया, दूसरा डीआईएस भी खरीदारी किया, पब्लिक को चांसेस ही नहीं दिया। तो इस बात से एक बात तो क्लियर होता है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कितना एग्रेसिव है। जब भी कंपनी के ऊपर माल बेच रहा है तब भी इस कंपनी के ऊपर खरीदारी किया जा रहा है। अभी डीएस कौन है, देखिए डीएस में आपको लाइफ इंश्योरेंस दिखेगा। लाइफ इंश्योरेंस से ऑलमोस्ट 3.16% के आसपास होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिस पॉजिटिव पॉइंट के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ एंड जर्नी देखने को मिला है। तो सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हुए सर, एक बात छोड़कर वो है कंपनी का सेल्स क्वार्टर कितना ग्रोथ हुआ। देखिए इस बार भी कंपनी कंटिन्यूसली देखा है तो क्वार्टरली सेल्स को मेंटेन किया, अच्छी तरीके से मेंटेन किया और हाईएस्टली सेल भी किया। एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो भी आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट के साथ साथ मुझे जो पॉइंट्स इस कंपनी के सबसे बेस्ट लगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। वो क्या है, वो है इस कंपनी का एनपीए। ध्यान से देखना, एनपीए कितना बड़े है। एनपीए देखिए 1.77 था, पहले तो 3.96 था, ऑलमोस्ट 4% एनपीए था। एनपीए का मतलब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि एनपीए का मतलब होता है, मान के एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए बैंक के हाथ में
बैंक ने मान के चलिए ये 1000 रुपया किसी को लोन दिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 1000 रुपया लोन दिया, उसमें से मार्केट से जो जिसको लोन दिया उस लोन से वो 800 रुपया उठा पाए, 200 रुपये उठा नहीं पाए, मतलब बाकी लोग लोन मिटा नहीं पाए। तो वो जो 200 रुपया उठा नहीं पाए तो उसको बैंक एनपीए के हिसाब से दिखाएगा खाते पे। तो बैंक के लिए तो वो लॉस है, क्योंकि मान के चलिए बैंक ने 800 रुपये का लोन दिया और इंटरेस्ट मिलाकर 1000 रुपया वापस पाना था। अल्टीमेटली कंपनी को 800 रुपया लोन मिला मगर इंटरेस्ट नहीं मिला, तो बैंक के लिए तो लॉसेस है, क्योंकि वही इंटरेस्ट से बैंक चलता है, वही इंटरेस्ट से बैंक एक्सपेंस को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनपीए जितना कम होगा उतना ही पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे करके एनपीए को कम किया और आज बैंक का एनपीए बहुत स्ट्रांग हुआ, बहुत स्ट्रांग। और यही स्ट्रांगनेस के कारण बैंक में एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए आप एक एक करके सारे बैंक्स को देखेंगे पेयर ग्रुप में, तो पीएनबी अच्छा परफॉर्मेंस किया, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा परफॉर्मेंस, यूनियन बैंक, कनारा बैंक, हर बैंक अच्छा परफॉर्मेंस किया, मगर सेंट्रल बैंक उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से करेक्शन हुआ ओवरऑल टॉप लेवल से। अगर मैं इसको एक बार मार्किंग करूँ, इस टॉप लेवल से गिरते गिरते लोअर लेवल तक जो आया, इस लोअर लेवल तक कोई छोटा मोटा लेवल्स नहीं है। अगर मैं इसको टॉप लेवल से एक बार ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 56-7% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। तो यहाँ से अगर कंपनी लाइफ टाइम में जर्नी करे, मतलब जो लाइफ टाइम इसका जर्नी है उस जर्नी तक भी कंपनी अगर कंटिन्यू करे, करंट जो लेवल है उसको मैं छोड़ ही देता हूँ, लोअर लेवल से अगर देखूँ तो ओवरऑल 125% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। तो करंट लेवल से भी देखूँ तो भी 80% का जर्नी होने का चांसेस है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना कि जब जब इस कंपनी के ऊपर वॉल्यूम आए, तो देखिए इतने दिनों से क्या था, वॉल्यूम वीक था। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम एकदम वीक था, एकदम वॉल्यूम यहाँ पे वीक था और इसी वीकनेस के कारण कंपनी के ऊपर सेलिंग हो रहा था। तो जब वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक मैसिवली जंप हुआ। तो 52 वीक के लो के स्ट्रेटजीज के बेसिस में बहुत बार इस तरीके से रिकवरी किया। तो करंट अगर मैं लेवल देखूँ, करंट जो लेवल है उस लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक इसको मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 80% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। और एकदम ग्राउंड लेवल से देखूँ तो 100% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा कि जाएगा करके 100% जाएगा करके, यहाँ पे ऐसे सियोरिटी के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि सरकारी बैंक है। आज जो सरकार है उसका पॉलिसीज अलग है, दूसरा कोई भी सरकार चेंज हो जाए तो पॉलिसीज अलग हो सकता है। तो सरकारी बैंक में निवेश करना बहुत बड़ा एक जोखिम भरा काम है। तो आप सोच समझ कर स्टडी करके आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा। अगर मेरे ओपिनियन पूछे तो मैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।